डार्क फिर ब्राइट, इस तरह का किस तरह से आ रही है या रिफ्लेक्ट हो रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट टर्म तक हम लोगों ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स और जो प्रैक्टिकल उसका सेटअप था वो देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेशन पार्ट देखा, किस तरह से हम लोग जो अलग अलग तरह के केसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से सोर्सेज को हम रीएडजस्ट करके फ्रिंज पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास तक कंप्लीट कर ली। आज की क्लास में हम लोग कुछ एक अलग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। पहली क्लास में मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था जिसमें मैंने आपको एक मोबाइल फ़ोन के जो स्क्रीन पे मैंने वाइट लाइट डाली थी और वहाँ पे आपको एक स्पेक्ट्रम देखने को मिल रहा था, आपको डार्क ब्राइट फ्रिंजेस टाइप में देखने को मिल रही थी, कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा था। उसी पे बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और उस फिनोमिना को इस फिनोमिना से रिलेट करके समझने वाले हैं कि एक्चुअल में इसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं हम लोग और उसके बेसिस पे हम लोग चीज़ों को गवर्न करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक मिरर है जिसमें मैं अपनी शक्ल देख सकता हूँ। आप देख सकते हैं सिंपल सा मिरर है जिसमें सब कुछ दिखाई देता है। और एक ये ग्लास स्लैब है, एक ग्लास स्लैब है, बिल्कुल बहुत मोटी नहीं, बिल्कुल पतली सी एक ग्लास स्लैब है। इसको मैं इस मिरर के ऊपर रखूँगा। ठीक है, तो एक्चुअल में अब ये एक मिरर है, मिरर के ऊपर एक ग्लास स्लैब स्लैब रखी हुई है और उसके साथ में मेरे पास अच्छी खासी एक लेज़र टॉर्च है। इस लेज़र टॉर्च की इंटेंसिटी आप देख सकते हैं, कुछ हाई बीम है इसकी। ठीक है ना, एक बेहतरीन इसकी जो हम लोग इंटेंसिटी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे मैं इस पे जो वाइट लाइट, सॉरी, ये जो मोनोक्रोमैटिक लाइट है जो लेज़र से निकल रही है, इसको मैं इस पे डालूंगा। मैं इस सेटअप को, ठीक है, इस सेटअप को मैं टेबल पे माउंट कर दूंगा और उसके बाद मैं इस पे लाइट डालने वाला हूँ और आप देखेंगे किस तरह का इसमें पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलो चलते हैं टेबल की तरफ। तो आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा कि मैंने इस मिरर के ऊपर इस ग्लास स्लैब को रख दिया है कुछ इस तरह से, ताकि ये बिल्कुल आराम से हॉरिजॉन्टल रखा रहे। ठीक है, और इसके साथ में मैंने यहाँ पर ये एक जो लेज़र हमारी थी उसको यहाँ पर मैंने इसमें एक स्टैंड की सहायता से इस तरह से कुछ मैंने इसको बांध दिया है अपना। इस तरह से मैंने इसको बांधा हुआ है कि अब जो इसकी लाइट है वो डायरेक्ट जाकर के इस पे गिरेगी और इससे रिफ्लेक्ट होकर के जो पैटर्न है वो हमें वाइट जो हमारी वॉल है इस पर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिकल सेटअप हो गया। अब मैं लाइट्स को ऑफ करूंगा और यहाँ से जो लेज़र है इसको मैं ऑन करूंगा। ठीक है, और मैं इस जो हमारा कैमरा है इसको मैं स्टैंड पे आप फिक्स करके मैं जाता हूँ वॉल की तरफ। तो मैंने इस लेज़र को यहाँ पर ऑन कर दिया है और अब आपको बिल्कुल क्लियर सा ये पैटर्न दिख रहा होगा। अगर आपको मेरा ये हाथ विजिबल हो तो ये जो एक डार्क स्पॉट है, इस सॉरी ब्राइट स्पॉट है जो सबसे ज़्यादा इस जगह पे जो इंटेंसिटी है वो रिफ्लेक्शन की वजह से ये आ रही है, ये इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन की वजह से आ रही है। और यहाँ पर आपको ये कुछ इस तरह से डार्क ब्राइट इस तरह से, ये देखिए अगर आप इस जगह पर फोकस करें तो आपको ब्राइट सॉरी डार्क फ्रिंजेस दिख रही होगी, फिर उसके ऊपर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरह के फ्रिंजेस पैटर्न आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो एक्चुअल में ये क्या है, क्यों इसका जो ये फ्रिंज पैटर्न है वो इस तरह का दिख रहा है। एक्चुअल में हमने यहाँ पर किया क्या हुआ है, पैटर्न आपने सेटअप बिल्कुल क्लियरली देख लिया है और आपको फ्रिंज पैटर्न भी यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है चीजों का। ये देखिए आपको मिरर का पूरा रिफ्लेक्शन दिख रहा है। ठीक है, ये आपको उस लाइट का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ आपको स्कैटरिंग भी दिख रही है। अगर इन सारी चीजों को आप इग्नोर करें तो आपको ये फ्रिंज पैटर्न बिल्कुल क्लियर सा एकदम स्पष्ट फ्रिंज पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। और कैमरा अगर आप तक बिल्कुल सही सही ये जो दृश्य है वो पहुंचा पा रहा हो, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल क्लियर पैटर्न दिख रहा है। जिस तरह से मुझे दिख रहा है उस तरह से कैमरे में देखना उतना क्लियर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो रियल में मुझे दिख रहा है वो बिल्कुल क्लियर सा पैटर्न दिख रहा है। आई होप आपको भी काफी हद तक यहाँ पर चीजें क्लियर हो रही होंगी। ये देखो इस तरह से गया हुआ है ये आपका बिल्कुल डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरह का ये पूरा पैटर्न आपको दिख रहा होगा। तो आई होप कुछ कुछ आपके दिमाग में फ्रिंज पैटर्न जो है वो चला गया होगा। इसको आपको दिमाग में रखना है सिंपल, और सोचो कि क्यों यहाँ से भाई मैंने क्या किया, ये लाइट रेज आई कुछ इस तरह से और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इंटरफेरेंस का कहाँ से किस तरह से यूज हो रहा है उसको आप समझते हैं बिल्कुल। आप अगर क्लियर सेटअप को मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा कैमरा एंगल चेंज करके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो यू। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर सिंपल मैंने यहाँ से लेजर बीम आपको निकलती हुई दिख रही होगी और यहाँ पर ये लाइट रेज इस पर से पड़ रही हैं और इस तरह से जा रही हैं। ठीक है, और क्लियर मैं आपको पास ले जाकर के दिखाता हूँ किस तरह का ये फ्रिंज पैटर्न आपको दिख रहा है। देखो ध्यान से किस तरह का फ्रिंज पैटर्न आपको दिख रहा है। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। देखो बिल्कुल पास से जाकर के आप देखो, मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़े।
ठीक है ना। यहाँ पर मेरे फ़ोन का जो आपको रिफ्लेक्शन है वो भी दिख रहा होगा, पीछे आपको वन प्लस सिंबल दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप उन सब चीज़ों को इग्नोर करें, आप फ्रिंज पैटर्न पे फोकस करें, बिल्कुल आप फ्रिंज पैटर्न पे फोकस करें तो आपको क्लियर डार्क ब्राइट फ्रिंजेस दिख रहे होंगे। बिल्कुल ध्यान से अगर आप देखो तो लेट मी शो यू, ये आपका ध्यान से अगर आप देखो तो ये आपकी ये आपकी एक डार्क फ्रिंज है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरह का फ्रिंज पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा। आई होप ये सारी बातें आपको जो दिमाग में है वो आपको रखना है और इसके साथ साथ आपको समझने की कोशिश करनी है कि फ्रिंज पैटर्न आपको इस तरह का ही क्यों दिख रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत सुंदर सा चित्रण देखने को मिल रहा होगा, लाइट किस तरह से आ रही है, यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है और यहाँ पर जाकर किस तरह का फ्रिंज पैटर्न बना रही है। तो 2-3 मिनट अपनी आंखें बंद करो, इस फ्रिंज पैटर्न को सोचो कि क्यों इस तरह का चीजें हमें देखने को मिल रही हैं और क्या इसके पीछे की फिजिक्स है। क्योंकि मैं तो अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं ना इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, लेकिन आपको भी थोड़ा सा सोचना है इसके पीछे की फिजिक्स एक्चुअल में क्या है। अब आपकी बारी है, आप 2 मिनट वीडियो को पॉज करो, सोचो क्या हो सकता है एक्चुअल में, इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो आई होप ये जो प्रैक्टिकल सेटअप है ये आपके समझ आ गया होगा, आपको एक बढ़िया सा विजुअल्स देखने को मिले होंगे जिसमें डार्क ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिल रही थी। मतलब अगर आप देखो, अभी जो आप देख पा रहे थे वो कैमरे की दृष्टि से देख पा रहे थे, लेकिन अगर आप रियल दृष्टि से अपनी देख पाते तो ये कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत दिखता आपको, क्योंकि कैमरा उतना सही चित्रण, वो भी फ़ोन वगैरह का कैमरा अगर ये कहीं होता बिल्कुल कई लेंसों से बना हुआ एक कैमरा तो फिर अलग ही बात होती, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल, चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे काम चला रहे हैं अपना, ठीक है। अब इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, जो फिजिक्स है इसके पीछे का जो फिनोमिना है दैट इज कॉल्ड थिन फिल्म इंटरफेरेंस। क्या चीज? थिन फिल्म इंटरफेरेंस। क्या होता है थिन फिल्म इंटरफेरेंस? सबसे पहले इसकी बात करें तो थिन फिल्म से मेरा मतलब ये है कि हम लोग एक पतली सी परत है जिसको बोलते हैं। यहाँ पे जो फिनोमिना है वो एक थिन फिल्म का, आप देखते हैं ना साबुन के जो बुलबुले होते थे, याद है साबुन का हम लोग घोल बनाते थे और उसमें बचपन में वो गोल गोल सा एक जो छल्ला आता था उसको डुबो करके फुग्गा बना के उड़ाते थे, बुलबुल से फुग्गे उड़ते थे, वो रंग बिरंगे से और दिखने लगते थे धूप में चमक के। वो बेसिकली थिन फिल्म इंटरफेरेंस ही होता है, जब वो आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से भी लाइट इंटरफेरेंस, वहां पे लाइट का इंटरफेरेंस हो रहा होता है और वो हमारी आंखों पे पड़ रहा होता है, तो वहां पे आपको वहां पे भी स्पेक्ट्रम दिखता है, ठीक है ना। वही जो व्हाइट लाइट 7 भागों में बटती हुई दिखती, तो वहां पर भी वही फिनोमिना हो रहा होता है जो यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, इस वजह से यहाँ पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें देखने को मिला वो हमें ग्रीन कलर से डार्क ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिली, ठीक है। तो मान लो हमारे पास इस तरह से ये एक थिन फिल्म है, ये आपको लग रहा होगा ये थिन फिल्म क्या है, तो इतनी थिक फिल्म है, लेकिन इसको समझाने के लिए इसके अंदर क्या मैकेनिज्म हो रही है उसको समझाने के लिए इतना मोटा मैंने दिखाया इसको। इसकी जो मोटाई मान ली मैंने टी है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू। मान लो किसी एक एंगल पर यहाँ पर आपकी लाइट गिरती है आकर के इस तरह से, ठीक है। और इस पे अगर आप नॉर्मल डालें कुछ इस तरह से, मान लो ये नॉर्मल डाल दिया मैंने, और लाइट क्या होगा एक्चुअल में, आप रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, इसका मतलब ये जो हमारा परपेंडिकुलर है नॉर्मल है इसकी तरफ झुक जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर ये दूसरी सरफेस पे पड़ेगी जाके जो उसकी निचली सरफेस है। भाई एक मोटा सा अगर आप चादर लेंगे, आप उसको समझेंगे तो एक ये सरफेस हो गई और एक ये सरफेस हो गई। तो यहाँ पर ये जो घुसने का सीन है वो इधर से है और जो ये वाला दिखाया गया है वो इस वाली सरफेस की तरह से दिखाया गया है, ठीक है। मान लो यहाँ पर भी फिर से हम लोगों ने एक नॉर्मल खींचा सीधा बिल्कुल इसी, ठीक है ना, इस तरह से मैंने खींचा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, दो फिनोमिना होंगे, एक तो ये रिफ्रैक्ट होगी और दूसरी चीज रिफ्लेक्ट होगी। क्या बात क्लियर है? फिर से जब ये वापस इस सतह पर पड़ेगी आके, फिर से यहाँ पर अगर हम नॉर्मल खींचेंगे तो फिर से ये यहाँ पर इस तरह से निकल जाएगी। क्या समझा हमने कि लाइट गिरिया करके अंदर चली गई रिफ्रैक्ट होकर के, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, इस तरह से ये बाहर निकल आई। कुछ भाग इसका बाहर चला गया, कुछ भाग इधर वापस आ गया। अच्छा भाई एक्चुअल में क्या होता है, कुछ रिफ्लेक्शन होता है, कुछ रिफ्रैक्शन होता है, तो कुछ भाग वापस आ गया, कुछ भाग बाहर निकल गया। मान लो जहां से ये बाहर निकल ली वहां पर भी तो लाइट पड़ रही थी, ठीक है ना। तो हमने एक जो एरिया कंसिडर किया हुआ है, मान लो यहाँ पर भी तो लाइट पड़ रही थी इस तरह से। तो एक्चुअल में यहाँ पर ये जो लाइट गिरी आकर के
ये भी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और आगे इसका कुछ भाग जाएगा। जो आगे भाग जा रहा है उसकी मैं यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, जो भाग रिफ्लेक्ट हो रहा है उसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो एक्चुअल में एक रे जो इस तरह से अंदर जा करके बाहर निकली और एक रे जो इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है, दोनों जाकर के आपस में इंटरफेयर करती हैं और इंटरफेरेंस के बाद में ये एक पैटर्न क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से हमें वहां पर एक पैटर्न दिखाई देता है। दिस इज द बेसिक फिनोमिना बिहाइंड दिस एक्सपेरिमेंट। क्या मेरी बात क्लियर है? अब एक्चुअल में क्या इसका जो हम गणित करते हैं, किस तरह से यहाँ पे फॉर्मूलों का हम यहाँ पे डेरिवेशन करते हैं, उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो मान लो यहाँ से मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस तरह से। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये एंगल आई था, ये आर था, तो ये आर होगा, ये भी आर होगा, तो यहाँ पर ये आपका आई था, ये भी आई था। यहाँ तक बातें क्लियर होंगी आई होप। ये आई है तो ये हो गया आपका 90 माइनस आई, और ये 90 है तो ये हो गया आई। बात क्लियर? ये दूरी है टी, ये दूरी है टी, तो ये एंगल आर है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? टी सेक आर। क्या बात क्लियर है भाई? ये वाला बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो क्या हो गया? ये टी सेक आर। सिमिलरली ये भी कितना हो गया? टी सेक आर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 2t सेक आर। अब मेरा तात्पर्य क्या है यहाँ पे करने का? देखो ध्यान से, जब भी हमें इंटरफेरेंस मिलता है तो वहां पर जो भी इंटेंसिटी रिजल्टेंट हमें मिलती है आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। क्या हमारे पास ये फॉर्मूला होता है? फाई का क्या होता है यहाँ पर? फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस हमें मिलता है पाथ डिफरेंस, यानी मेन जो हमारा काम होता है वो होता है पाथ डिफरेंस फाइंड करने का। तो पाथ डिफरेंस क्या है? यहां तक दोनों जो बीम्स हैं वो साथ में आई हैं, जो दोनों रेज हैं साथ में आई हैं, इसके बाद ये इतना चली है यहां इस पॉइंट तक आने के लिए, और ये इतना चल गई है, इसके बाद में फिर से ये दोनों साथ में जाएंगे। तो एक्चुअल में जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है? ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस। ये भाई यहां तक दोनों साथ में आई और यहां दोनों साथ में गई, यानी इसके बीच में ये वाली इतना चली है और ये वाली इतना चली है, तो ये वाली कितना एक्स्ट्रा चली है? दैट इज द पाथ डिफरेंस। तो दिस माइनस दिस इज द एक्चुअल पाथ डिफरेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई? टी सेकार प्लस टी सेकार, 2t सेकार। तो एक्चुअल में जो हम पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू 2t सेक आर। ये तब होता जब यहां पर कोई मीडियम जो था वो एयर होता, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल मीडियम क्या है? म्यू। तो मैंने आपको बताया था जब इफेक्टिव पाथ डिफरेंस हम लिख देते हैं, अगर कोई मीडियम अगर कोई रे म्यू वाले मीडियम में चल रही है टी, तो वहां पर पाथ कितना हो जाता है? 2 म्यू टी सेकार, 2 म्यू टी। या सिंपल बात करें कि अगर टी चलती एयर में तो म्यू, अगर टी मान लो अगर एयर होता तो वहां पर सिंपल टी लिखते, लेकिन यहाँ म्यू वाला मीडियम तो क्या हो जाएगा? म्यू टी। तो टी के क्या रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर? म्यू टी से, मैंने जगह छोड़ दी थी, तो 2 म्यू टी सेकार। क्या बात क्लियर है? तो ये दूरी कितनी हो गई? 2 म्यू टी सेकार। लेकिन ये वाली तो एयर में चली है, ये वाली तो एयर में चली, तो इसमें हमें म्यू का कोई ऐसा रिलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो बस हमें ये दूरी निकालनी है। दूरी किस तरह से निकालेंगे? ध्यान देखो, ये आर है, ये टी है, तो ये दूरी कितनी हो गई? टी टेन आर, टी टेन आर। सिमिलरली ये भी कितनी हो गई? टी टेन आर। तो ये पूरी कितनी हो गई? ये पूरी कितनी हो गई? दिस इज इक्वल टू 2t टेन आर। और ये अगर आई है तो ये का कंपोनेंट हो गया 2t टेन आर का साइन कंपोनेंट, 2t टेन आर साइन आई। बात क्लियर है? ये टी टेन आर, ये टी टेन आर, तो हो गया 2t टेन आर, ये उसका साइन कंपोनेंट, तो 2t टेन आर साइन आई। बस यही तो घटाना था हमें इससे, यही तो हमें घटाना था, माइनस 2t टेन आर साइन आई। अब एक बात जानते हैं हम, स्नेल्स लॉ क्या होता है? n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। n1 क्या है? 1, और n2 क्या है? म्यू। तो 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर। तो 1 तो हटा ही सकते हैं, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर। यहां पर पुट कर दो, क्या आ जाएगा? 2 म्यू टी सेक आर माइनस 2t टेन आर को लिख सकते हैं साइन आर अपॉन कॉस आर, इंटू साइन आई को क्या लिख दिया हमने? म्यू साइन आर। तो म्यू साइन आर साइन स्क्वायर आर। क्या बात क्लियर है? ये कॉस आर ऊपर जाएगा सेक आर हो जाएगा, तो उसको मैं यहां पर लिख देता हूं सेक आर। कुछ कॉमन मिल रहा है, 2 म्यू टी सेक आर कॉमन मिल गया। अंदर क्या बचा? यहां बचेगा 1, यहां बचेगा क्या? साइन स्क्वायर आर। क्या आ गया यहां से? 2 म्यू टी सेक आर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर आर। एक कॉस से सेक मर गया, क्या बचा यहाँ पर? 2 म्यू टी cos r. This is the effective path difference between these two rays. This is the effective path difference between these two rays. अच्छा भाई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगली बात, यहां पर जो मैं पैटर्न दिखा उसकी 2 कंडीशन होती है। अगर पाथ डिफरेंस आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है तो जो कंडीशन है दैट इज द
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अगर जो पाथ डिफरेंस दैट इज नॉट द इंटीग्रल मल्टीपल, दैट इज n+1/2 या n+1/2 मल्टीपल ऑफ लैम्डा, देन द कंडीशन इज ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दैट मींस वी हैव टू कंडीशंस। इसका मतलब क्या है, एक जो एडिशनल कंडीशन है वो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी लाइट, केवल लाइट वेव की बात कर रहा हूं, जब भी लाइट रेरर टू डेंसर मीडियम पर गिरती है, डेंसर सरफेस पर गिरती है, रेरर टू डेंसर पर गिरती है, तो वहां पर λ/2 का एडिशनल पाथ डिफरेंस आता है। मतलब λ/2 का पाथ डिफरेंस बोले या पाई का फेज डिफरेंस बोले। भाई आप देखते हो, जैसे साउंड की बात करें तो साउंड में मान लो इस तरह से एक जो साउंड की नहीं, सॉरी, अगर हम लोग मान लो किसी नॉर्मल वेव की बात करें तो एक वेव इस तरह से गई, साउंड में भी जनरली यही होता है। अगर वेव इस तरह से गई तो जब टकरा करके वापस आती है तो वो इस तरह से आती है, उसमें भी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है। साउंड में क्या होता है, डेंसर टू रेरर में आता है, लेकिन इसमें क्या है, रेरर टू डेंसर में हो जाता है एक्चुअल में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जब भी ये पाथ डिफरेंस ये जो है, इसमें भाई जो एडिशनल पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, λ/2 का, तो -λ/2 इज इक्वल टू अगर ये n लैम्डा के बराबर है तो दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू रख दो 2 म्यूट। ये क्यों आया, क्योंकि लाइट जो है वो रेरर से डेंसर इस वाले सरफेस पे गिर रही है, हम लोग इधर की तरफ, हमारी आंख कहाँ है, इधर वाली, क्योंकि हम जो रिफ्लेक्टेड जो पार्ट है वो देख रहे हैं, हम लोग ट्रांसमिटेड पार्ट पे फोकस नहीं कर रहे, रिफ्लेक्टेड पार्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो क्या आ गया, 2 म्यूटी सेक आर माइनस λ/2 उधर भेज दो, क्या आ जाएगा, n+12 λ/2, सॉरी लैम्डा। ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन होती है। लग रहा है कि देख के कि डिस्ट्रक्टिव के लिए नहीं, ये जो एडिशनल λ/2 है, दिस इज बिकॉज ऑफ द रेरर टू डेंसर मीडियम या रेरर टू डेंसर सरफेस, द एडिशनल पार्ट डिफरेंस, दिस इज जस्ट बिकॉज ड्यू टू द रेरर टू डेंसर सरफेस। आई होप मेरी बात क्लियर है, बात क्लियर है तक। अच्छा, मान लो हमें निकालनी है डिस्ट्रक्टिव कंडीशन के लिए क्या आ जाएगा, डिस्ट्रक्टिव कंडीशन कहाँ लिख दूँ, इधर लिख देता हूँ, डेल्टा एक्स, यानी डायरेक्ट लिखता हूँ 2 म्यू टी सेक आर। इसको मान लो माइनस की जगह यहाँ पे चलो माइनस ही कर लेते हैं, बात कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस कर लो, क्योंकि थोड़ा आसान हो जाएगा करने में। n+12 लैम्डा होता है ना, n+12, ये इस वजह से क्या है, क्योंकि हाफ लैम्डा से हाफ लैम्डा कैंसिल आउट हो जाए, हालांकि बात वही पड़ जाती है, फिर आपकी n की वैल्यू चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ से, 2 म्यूटी सेक आर इज इक्वल टू n लैम्डा। दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन केस ऑफ थिन फिल्म इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव बात क्लियर है। तो क्या ध्यान रखना है, पहली चीज जो ध्यान रखनी है दैट इज कि थिन फिल्म इंटरफेरेंस में जो रिफ्लेक्टेड पार्ट हो रहा है उसका जो पाथ डिफरेंस आ रहा है दोनों रेस के बीच का, दैट इज 2 म्यूटी सेक आर। वो 2 म्यूटी सेक आर जो आ रहा है उसमें एक एडिशनल पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, जस्ट बिकॉज जो सरफेस है दैट इज रेरर टू डेंसर सरफेस, उसकी वजह से λ/2 का एडिशनल पार्ट डिफरेंस आ जाता है, और λ/2 का जो एडिशनल पार्ट डिफरेंस आता है उसकी वजह से जो कंडीशंस होती हैं वो उल्टी आपको दिखाई देने लगती है। हालांकि कंडीशन बिल्कुल सही लिखी है, लेकिन लग रहा है कि ये तो डिस्ट्रक्टिव की है और ये आपकी कंस्ट्रक्टिव की, लेकिन एक्चुअल में ये उल्टी दिख रही होती है। क्या मेरी बात क्लियर है? ये क्यों दिख रही होती है? क्योंकि रेरर टू डेंसर सरफेस है। बातें क्लियर है? तो अब आपको धीरे धीरे बात समझ आ रही है कि वहां पर जो हमें सरफेस, जो भी हमें पैटर्न देखने को मिल रहा था हमारी दीवार पर, वो क्यों आ रहा था, उसका रीजन क्या था, जस्ट बिकॉज कि वो इस तरह का थिन फिल्म इंटरफेरेंस हो रहा था। एक एडिशनल चीज जो वहां पर और ऐड हो रही थी वो ये थी कि उस थिन फिल्म के अलावा वहां पर नीचे मिरर भी रखा हुआ था। मिरर की वजह से क्या हो रहा था, जो इंटरफेरेंस था उसकी इंटेंसिटी जो थी वो अच्छी दिख रही थी हमें। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि भाई अब क्या होगा, सोचो यहाँ पर नीचे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ऐसे समझो, इधर बना देता हूँ, जस्ट सेकंड, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है? इधर थोड़ी सी मैं जगह बना के आपको समझा देता हूँ, देखो ध्यान से। मान लो इसके साथ में नीचे एक भाई मिरर भी लगा हुआ है इस तरह से। तो एक्चुअल में क्या होगा, ये लाइट इस तरह से आएगी, है ना, ये यहाँ पर गिरेगी, ठीक है, फिर यहाँ से बाहर निकलेगी, फिर क्या होगा,
यहाँ से रिफ्लेक्ट भी होगी, फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी, फिर इस तरह से बाहर निकलेगी। तो वहाँ पर जो भी लाइट होगी बाहर तो अंदर तो जाहिर नहीं, कुछ पार्ट अब्जॉर्ब जरूर होगा लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो एक्चुअल में क्या होगा, सारी की सारी लाइट जो रिफ्लेक्ट होगी तब हमें पैटर्न जो है वो ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के फिनोमिना यही, बस कुछ चीज़ें जो हैं ये वाला पार्ट जो है हमने ऊपर की तरफ भेज दिया तो उसकी वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न हमें ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। क्योंकि अब इंटेंसिटी बढ़ गई, जब इंटेंसिटी बढ़ गई तो हमें जो पैटर्न है वो अच्छी तरह से विजिबल। भाई हमारे पास क्या, हम लोगों के पास जो इक्विपमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं नॉर्मली बिल्कुल घर पे यूज़ होने वाला मिरर है, ठीक है। ग्लास स्लैब भी इसी तरह से जुगाड़ की हुई है, ठीक है। ये कोई बहुत किसी दुकान से किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए खरीदी हुई ग्लास स्लैब नहीं है ये एक वो जो आते हैं सजावट की सामान जो होते हैं, जो इस तरह से गोल गोल कांच के बने, गोल गोल क्या आपके जो रेक्टेंगुलर कांच के डब्बे होते हैं, उसी से मैंने जो मेरे घर पे लगा हुआ था उसको मैंने तोड़ ताड़ के आपके लिए निकाल लिया है, ठीक है। तो दिख रहा होगा, ये देखो ग्लास सर, ये कांच से चिपका हुआ था, टेप से चिपका हुआ था और इसको मैंने उससे निकाल लिया। किसी को पता नहीं है मेरे घर में कि मैंने ही निकाल लिया है, ठीक है। और ये आपको दिख रहा होगा, इसमें साइड में टेप चिपका हुआ है। तो इस तरह से करके इसमें 4 लगे हुए थे और इसमें अंदर से कुछ सजावट का सामान लगा हुआ था और उसको मैंने चुपचाप, मेरी बाहर आवाज़ जाती है ना रूम से, तो मेरे घर वाले अगर सुन लेंगे तो मेरी गर्दन पकड़ेंगे कि तुम साले ये करते हो, मेरे घर का सामान तुम लुटा रहे हो अपने बच्चों पे, ठीक है। तो कुल मिला के ये मैंने उसमें से चुरा लिया। जो मिरर है वो नॉर्मल मिरर है, ठीक है। लेजर पे ही थोड़ा सा ये है कि हाँ लेजर तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अब लेजर थोड़ी घर वाले लेके घूमेंगे, ठीक है। तो आई होप मेरी बातें समझ आ रही होंगी आपको। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई अगर डाउट लग रहा हो, आप किसी बात से इत्तेफाक ना रखते हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दूसरी बात, अब आप अपने दिमाग में वो वाला भी एक्सपेरिमेंट दोहराएं जो मैंने पहले क्लास में किया था, जो मैंने वो रखा था फोन उसके ऊपर टेम्पर्ड था और जब वहाँ पे मैं वाइट लाइट डाल रहा था तो वहाँ पे आपको एक बढ़िया सा पैटर्न देखने को मिल रहा था, याद है ना। तो वो क्यों आ रहा था वो अब आप क्लियर हो गया होगा, क्यों कि वहाँ पर भी एक थिन फिल्म थी भाई, नीचे फोन लगा हुआ है उसके ऊपर थिन फिल्म हो गया है जो टेम्पर्ड का ग्लास था, जस्ट लाइक दैट। और इसी वजह से वहां पर चूंकि व्हाइट लाइट थी, इस वजह से व्हाइट लाइट जो है अपने सातों भागों में भाई वहां पर अलग अलग तरह से बिहेव करेगी लाइट, क्योंकि हर सबकी वेवलेंथ अलग अलग होगी। तो जब सबकी वेवलेंथ अलग अलग होगी तो सब अलग अलग रंग हमको दिखाई देते हैं। यही रीजन होता है जब हम लोग वो बबल वाला फुग्गा उड़ाते हैं तो उसमें हमें चमकीला दिखाई देता है, क्यों कि वहां पर भी इंटरफ्रेंस हो रहा होता है उस थिन फिल्म से, ठीक है ना। ये बिल्कुल बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें थिन फिल्म, मतलब अगर आप इंटरफेरेंस को फील करेंगे ना तो आपको जगह जगह इंटरफेरेंस दिखाई देगा। जब जब मैं 12th में था तो मुझे मतलब बड़ी समस्या होती समझने में कि एक्चुअल में कहाँ से ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि तब शिक्षा का सच में मैं बोलूँ, ये जो 2-3 सालों में, पिछले 2 से 3 से 4 सालों में जो रिवोल्यूशन आया है अचानक से शिक्षा के क्षेत्र में, वो बहुत ही अतुलनीय है। मतलब मैं सच्ची बताऊँ आपको, जब मैं 12th में था, बहुत पुरानी बात नहीं, 4 से 5 साल, अच्छा हाँ ऐसे ही कुछ टाइम हो गया है। तो तब जो है कि मतलब ग्रेजुएशन तब से हो गया, मेरा मास्टर्स हो रहा है, ठीक है। तो तब जब मैं 12th में था तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटल सेटअप, हाँ थोड़ा बहुत लगता था, हाँ यार फिजिक्स को फील कर सकते बट इतनी सुविधाएं नहीं हो पाती थी। मतलब तब तो ये जब मैं 12th में था, हाँ तभी ये 4G फ़ोन आए थे, उस टाइम पे नए-नए थे बिल्कुल 4G फ़ोन, लगता था यार ये कितनी बढ़िया चीज़ है, इसमें सब कुछ देखने को मिलता है। मतलब आराम से आप कोई लेक्चर खोल सकते हैं। जब मैंने उसमें लेक्चर मतलब मैंने, आप लोग आजकल के बच्चे तो वो पीजी वाले बच्चे भी आजकल गार्डियन हो थे, उस टाइम पे जब मैंने पहली बार 12th में उस पर ऑनलाइन लेक्चर देखा किसी का, तो मुझे लगा यार ये कितनी अमेजिंग चीज़ है। बट तब मेरा जो 12th था वो बस कंप्लीट होने लगा था, तो मैंने उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं उठा पाया था क्योंकि इतना पता ही नहीं होता था ना। चलो बातें बहुत हो गई हैं, और अगर कोई डाउट वाउट हो तो पूछना, मैं बातों में अगर लग जाता हूँ तो फिर बोलता ही रहता हूँ, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखना अपना, कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और दूसरी बात, जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको जरूर, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप जो है आप उसको ज्वाइन कर लें, तो वहाँ पे आपको कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह मिलेंगे, हम लोग वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। मैं आपसे डायरेक्ट वहाँ पे इंटरेक्शन क्योंकि थोड़ा सा जब बच्चे हो जाते हैं तो वहाँ से इंटरेक्शन करने में आसानी होगी, तो वहाँ पे मैं आपसे इंटरेक्शन करूँगा, थोड़ी सी बातें करूँगा, आपके बारे में जानूंगा, आप मेरे बारे में जान सकते हैं। आप खैर मेरे बारे में तो सब कुछ जानते हो, ठीक है ना, फिर भी और भी बातें जान सकते हो, ठीक है। और भी बातें बताऊंगा मैं फिर वहाँ पे, ठीक है। तो चलो मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।